Good afternoon, sir. और how are Good you? afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. Good afternoon, sir. और सब लोग ठीक हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं. That same thing. Horary astrology. Sir, जी sir, I'm Sugandh Maheshwari. जी. And sir, मैं कल Yes, क्लास में madam. नहीं थी, sir, but just अच्छा. initially attend किया था. जी. And sir, I have some questions. So can I ask now or should I ask later? पूछिए. You can ask actually. Okay, sir. Okay. आपने जैसे जहाँ तक मैंने सुना 15. था, अगर if नेगेटिव हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है जी. और या कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है. देखो ORS दे रहे हैं. तो नेक्स्ट पेज में सर लिखा मुझे है ये तो पूछना है कि इफ कंबस्ट होता है तो वो जो रिजल्ट देता है उसकी भी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है कि वो नेगेटिव रिजल्ट देता है. नहीं, देखिए कंबस्ट होने से पहली चीज तो ये है कि प्लैनेट वीक हो जाता है. ओके. बहुत वीक प्लैनेट हो जाता है. एंड सेकंड इज कि इवन ए बेनिफिक प्लैनेट, एक तो हम कहें कि वो रिजल्ट बहुत कम नेगेटिव कम पॉजिटिव देगा, लेकिन वो नेचुरली देता ही नहीं है रिजल्ट पॉजिटिव. इट बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव प्लैनेट, बट उसकी स्ट्रेंथ कम ही होगी. जैसे प्लैनेट कंबस्ट होगा इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ, तो वीक हो जाएगा काफी. एंड सो जैसे नेगेटिव प्लैनेट है वो अगर 8th हाउस में या 6th हाउस में प्लेस्ड हो जाए एंड वो कंबस्ट हो जाए तो सर उसका जैसे 8th हाउस में हो गया तो इट टर्म्स एज अ एक्सीडेंट और द इन द लॉन्गिविटी उसमें सारी चीजें में इफेक्ट करेगा. तो सर तो नेगेटिव प्लैनेट अगर कंबस्ट होता है तो उसकी तो नेगेटिव क्वालिटी कम हो जानी चाहिए. कम हो जाएगी. अगर मान लो 8th हाउस का लॉर्ड है, हम कहते हैं कि वो खराब प्लैनेट होता है, और मान लीजिए कि वो वीक हो गया जी. तो इट्स गुड फॉर अस. इट्स गुड फॉर अस. या सो नेगेटिव उसकी जो क्वालिटी वो देगा तो वो कम हो जाएगा. कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. जी. ये मेरा एक क्लैरिफिकेशन करना था. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो we will continue with the same. We discussed about two yogas, Itzal yoga and Ithraf yoga. तो उसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है. I hope that is very clear because उसको हम बार बार यूज करते हैं इसमें, and not only in this, हम लोग उसमें भी यूज करेंगे. 5 मिनट बाद ला रही हूँ. विवांग बोले अवडा सुसु कराते हैं. लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली, तो आप अगर थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने ऑडियोस. So just one question, जैसे हमने इत्शाल को तो स्टडी किया, जो इसर्फ योग है तो that means just answer negative towards negative जाएगा. Yeah. Itzal is a positive yoga. It means your objective will be realized. और अगर इशराफ योग बन रहा है तो इससे नेगेटिव आंसर. Okay. Yeah. Right. Now, question is, many times you might have seen that whenever we go to an astrologer, particularly for horary, it tells you also कि what type of question we are going to ask. और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि many times when we have to reply this horary and we are sitting on some platform, so at a particular time you will find that all the people are asking the similar type of questions. At particular time, if you find that all people are asking about questions about marital life, at some time they are asking only about professional life. Sometimes they are only asking about education actually. So at a particular time you will find that normally the questions are of the same type. और इसीलिए आप देखते भी हैं कि जब हम बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो पहले आपको बता देते हैं कि आपकी जो क्वेरी है वो शायद इससे कनेक्टेड है. तो कैसे हम बताते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं. It says if the Lagna Lord forms Ishraf Yoga with the significator. If the Lagna Lord forms Ishraf Yoga with the significator with any of the concerned house, then the query pertains to the past. तो query जो है past के बारे में कुछ होती है. अगर इत्साल योग बनता है तो query pertains to the present. और अगर future इत्साल योग बनता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, then the query pertains to the future. So with this you can find out whether query is about the past or present or about the future also. Then it says that Lagna, Moon and the Navansh Lagna. Lagna का जो ascendant है, then Moon and the Navansh Lagna. They basically indicate the nature of the query.
वो भी है कि उससे भी हमें जो है नेचर ऑफ क्वेरी का पता लगता है। और कुछ कहा जाता है कि जो भी आपने चार्ट बनाया उस टाइम, और उसमें जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा, दैट विल इंडिकेट द नेचर ऑफ द क्वेरी। कि आपने जब कोई भी आपसे पूछने आता है और आप जब चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा उस टाइम, तो that will indicate the nature of the query, whether it relates to profession or marriage or children and all those things actually. Then ascertain the house which strongest planet owns and its position in the house. Then we can ascertain the nature of the query. Or अगर in different house, the planet will indicate the following type of queries. जैसे कि अगर वो strongest planet लग्न में है, मान लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर लग्न में है, तो द क्वेश्चन विल बी कनेक्टेड विद द हेल्थ एक्चुअली, और अपने बारे में कुछ पूछ रहा होगा, बट बेसिकली इट विल बी कंसर्न अबाउट द सेल्फ और द हेल्थ एक्चुअली, हेल्थ ऑफ द सेल्फ। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट if it is in the second house, then naturally it pertains to some wealth or movable property, ornament, family, food, eye, face, उसके बारे में क्वेरी हो सकती है। If the strongest planet is in the third house, तो नेचुरली थर्ड हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं आप जानते हैं, जर्नी है, ट्रांसफर है, यंगर को बॉर्न है, नेबर, आर्म, शोल्डर, उनके बारे में कुछ क्वेरी हो सकती है। फोर्थ हाउस में है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, नेचुरली इट मे बी अबाउट सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सम लैंड, सम कन्वेंस, मदर, एजुकेशन एंड हार्ट एक्चुअली। फिफ्थ हाउस में है तो नेचुरली द क्वेरी में पर्टेन टू चिल्ड्रन और सम इवन स्पेकुलेशन, मे बी सम प्लेजर, एंटरटेनमेंट, सबऑर्डिनेट्स आल्सो। सिक्स्थ हाउस में है तो नेचुरली इट पर्टेन टू सम डिस्प्यूट, लिटिगेशन, एनिमीज, डेथ, जो भी मतलब सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं। सेवेंथ हाउस में है तो नेचुरली इट मे बी अबाउट मैरिज, इट मे बी अबाउट स्पाउस, इट मे बी अबाउट बिजनेस आल्सो। एट्थ हाउस में है तो क्वेरी जैसे लोग पूछते हैं कि हमें इनहेरिटेंस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत ये कॉमन क्वेश्चंस होता है कि हमें इनहेरिटेंस में कुछ मिलना है या नहीं मिलना। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट उस टाइम आप देखते हैं तो अगर वो एट्थ हाउस में प्लेस्ड है तो इट में पर्टेन टू इनहेरिटेंस इशू आल्सो। देन लॉन्गेविटी, सडन गेन्स, क्योंकि एट्थ हाउस हमारा जो अनअर्न्ड इनकम होती है उसको इंडिकेट करता है, तो उस टाइप की जो गेन होते हैं उसको भी बताता है। एट्थ हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी देखते हैं, तो क्वेरी में पर्टेन टू दैट आल्सो। अगर strongest planet is in the ninth house, then query may pertain to father, journey to the long distance, pilgrimage, all those religious and spiritual activities. 10th house में है तो naturally it pertains to your profession actually. 11th house में है तो naturally gains है, profit है, friends है, उस टाइप से query हो सकती है। और 12th house हमारा इंडिकेट करता है लॉसेस को है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन ट्रेवल नहीं है। 12th हाउस इज बेसिकली द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट एक्चुअली। तो जब भी फॉरेन सेटलमेंट की हम बात करेंगे तो वी विल सी फ्रॉम द 12th हाउस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की पोजीशन को हम देखकर ये बता सकते हैं कि क्वेरी जो है किस चीज के बारे में है, क्वेरिस्ट जो आया है वो क्या पूछने आया आपसे जो है। अब जो दो तरह की क्वेरी होती हैं, एक तो मिसिंग आर्टिकल के बारे में, कोई चीज चोरी हो गई आपकी, और एक होता है बीमारी के बारे में। बीमार हैं और नेचुरली लोग आते हैं कि बीमारी हो रही है, हम क्या करें, ठीक होगा नहीं होगा, डॉक्टर को चेंज करें, मेडिसिन चेंज करें। तो ये जो दो क्वेरी हैं हॉररी में, इनका देखने का तरीका अलग है, इनको हम बिल्कुल ही अलग ढंग से देखते हैं। लेकिन जो बाकी क्वेरीज हैं pertaining to any other aspect, they are to be seen in the normal manner. जैसे हम नॉर्मल हॉरोस्कोप को एग्जामिन करते हैं उसी तरह से हम उन क्वेरी का रिप्लाई देते हैं। लेकिन सिर्फ जो एक मिसिंग आर्टिकल के बारे में हो या डिसीज के बारे में हो, बीमारी के बारे में हो, उनको देखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम पहले वही डिस्कस कर रहे हैं कि एक मिसिंग आर्टिकल में हम कैसे देखेंगे या कैसे हम आंसर देंगे। तो उसके लिए कहा कि ये जो चार केंद्र हैं, द फर्स्ट हाउस इज अबाउट द क्वेरिस्ट, जो पूछने आया है उसके बारे में है। फोर्थ हाउस इंडिकेट्स द रिकवरी ऑफ आर्टिकल, कि रिकवरी आपका आर्टिकल मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द फोर्थ हाउस। देन सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ थीफ,
चोर के कौन है एक्चुअली में। और 10th हाउस इंडिकेट करता है कि आपको पुलिस की या गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर जो 4 हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस इज बेसिकली क्वेरिस्ट, 4th हाउस इज रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, 7th house is about the thief, and 10th house indicate whether you need the police or the government help to recover that article. यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल अलग हो जाती है, नॉर्मल तरीके से हम इसको एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये जो 4 हाउसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्हीं 4 हाउस को देखकर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। और नॉर्मली जो थेफ्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम 3 चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो लग्न चार्ट, एक दृष्टांश चार्ट होता है, D3 चार्ट हम बोलते हैं, और एक होता है D9 चार्ट, नवांश चार्ट। इन 3 चार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा, कोई अगर एक्सपीरियंस है आपको, कि जब भी कुछ चोरी होती है और हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, so astrologer tries to describe a person. He will tell you that there is some female like this, or some male like this. He try to describe that person. तो आप सोचते हैं कि वो कैसे describe कर दिया, उसे कैसे पता है एकदम से जो है। Then you start believing कि कोई है इस टाइप का आदमी, तो he will tell you that that person is involved in the theft actually. तो हम 3 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। One is the Lagna chart, second is the D3 chart, दृष्टांश चार्ट हम बोलते हैं, and third is the नवांश चार्ट। जो लग्न चार्ट है वो सब आपको बताएगा, जैसे हम लोग देख भी रहे हैं कि कब चोरी हुई, कहाँ रखी गई, मिलेगी या नहीं मिलेगी, all those type of things actually। और जो दृष्टांश चार्ट होता है, that tells you the form of the thief, कि चोर कौन है, that will describe the form of the thief। अब आपने जो D3 चार्ट अगर पढ़ा हो पहले जो है, तो उसमें D3 means कि we divide the राशि into 3 equal parts. So we have 3 दृष्टांश in each राशि, and total we have 36 दृष्टांश. In each राशि we have 3 दृष्टांश, and in total we have 36 दृष्टांश. और उसमें you can see the properties or the characteristics of each दृष्टांश also. That is also mentioned in the book actually. So each driskansh will represent certain form of the person actually. Some man or women and like this, it will try to describe a person. तो हम लोग ये करते हैं कि जब भी चोरी का प्रश्न आता है, तो at that time we see what is the rising दृष्टांश, और rising दृष्टांश की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर, और जो भी उसमें जो पर्सन का डिस्क्रिप्शन है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो D3 चार्ट है, that helps in telling you the form of the thief or what type of person he is, or you can just try to describe that thief actually with the help of D3 chart. And then we Sir, can you give the example in chart only? आप पढ़िए, अगर आपके पास बुक है डिविजनल चार्ट की, have you got that book? Yes sir. If you see that D3 chapter, I will just try to tell you actually. On page number 24, so it indicates the characteristic of all the 36 दृष्टांश. जैसे let's say Aries first दृष्टांश, मान लीजिए आपने लग्न चार्ट बनाया उस टाइम और दृष्टांश चार्ट भी बनाया, तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में है लग्न और उसकी डिग्री कितनी है, अगर 10 डिग्री तक है तो फर्स्ट दृष्टांश हुआ, अगर 10 से 20 है तो सेकंड हुआ, और 20 से 30 है तो थर्ड दृष्टांश हुआ। तो इसमें हर दृष्टांश की प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड है। जैसे एरीज में अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट दृष्टांश में लिखा हुआ है कि द मैन विद ए व्हाइट क्लॉथ राउंड हिज वेस्ट, डार्क कंप्लेक्शन, pretending to protest, fearful with the red eyes and a lifted axe. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफाइन की कि किस टाइप का आदमी हो सकता है। जैसे सेकंड दृष्टांश है
एरीज का, इसमें लिखा हुआ है कि वीमेन विद ए रेड क्लॉथ, फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट एंड फूड, पॉट वैली, हॉर्स फेस, इस टाइप से डिस्क्राइब किया। ऐसे ही थर्ड दृष्टांश है एरीज का, उसमें लिखा मैन क्रूअल, स्किल्ड इन आर्ट, येलोइश, फॉन्ड ऑफ वर्क, अनप्रिंसिपल्ड, with a lifted up stick, angry and covered with the purple clothes। तो ये हर दृष्टांश की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, तो उनको आप पढ़ेंगे तो those characteristics they try to define a person, identify a person actually, or to describe the form of a person actually। तो उसको देखकर जब हम चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में राइजिंग दृष्टांश क्या है, और राइजिंग दृष्टांश के बेसिस पर we will try to define the form of the thief actually। और ऐसे ही नवांश चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। और नवांश में जो लग्न होता है, that basically indicate the nature of the lost article, कि आपकी जो चोरी की गई वस्तु है वो किस टाइप की है। तो वो भी पता लग जाता है कि किस टाइप की वस्तु चोरी की गई है, because that will be told by your नवांश लग्न जो है, and दृष्टांश लग्न will tell you about the form of thief। So we use these three charts, Lagna chart, D3 chart, as well as D9 chart, to answer the question pertaining to a theft or the missing article.